अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स का नेशनल डिबेट। आज हम बातचीत करेंगे कि क्या मजहब तब्दील करना या अपनी मर्जी के मुताबिक किसी मजहब पर अमल करना हिंदुस्तान में जुर्म है। क्या हिंदुस्तान के दस्तूर में, आइन में इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि हर एक शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है, और अगर कोई इस दस्तूर पर, कानून पर अमल करता है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों, उस पर इल्जामात की बुछार क्यों। इस वजह से भी हम इसका तस्करा कर रहे हैं कि कल उमर गौतम साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ काजी जहांगीर को भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, एटीएस ने गिरफ्तार किया, और उन पर इल्जामात लगाए गए कि वो जबरदस्ती लोगों का मजहब तब्दील कराते थे, जबरदस्ती गरीब और कमजोर हिंदुओं का शिकार करते थे, उन्हें पैसे का, शादी का, मुलाजमत का लालच दिया करते थे, और इस तरीके से वो तब्दीली मजहब का रैकेट चला रहे थे। उनके लिंक को जोड़ा गया आसानी से। हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या है दानिशवरान की राय, क्या हिंदुस्तान का आइन कहता है, और क्या वाकई में उन्होंने जबरदस्ती लोगों का मजहब तब्दील कराया या खुद लोग उनके पास आते थे, सच्चाई क्या है। हमारे साथ जो मेहमान है, पहले उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं जनाब कलीमुल हफीज साहब। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर हैं, तज्जा निगार हैं, आप कॉमन इश्यूज पर लिखते भी रहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद साकिब साहब, आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा हमारे साथ है मीरा गथानिया। आप उन लोगों में से हैं जिनका उमर गौतम साहब से करीबी ताल्लुक रहा है, और जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उमर गौतम साहब से रहनुमाई हासिल की है। तो मीरा गथानिया साहब भी हमें बताएंगे कि क्या जबरदस्ती उन्होंने इस्लाम कबूल कराया उनसे, या कैसे उनका ताल्लुक रहा है। मीरा गथानिया, इसलिए भी हमें इनके तारुफ में एक बात हम बता दें कि मीरा गथानिया के बेटे ने पहले इस्लाम कबूल किया, उसके बाद फिर ये मुतासिर हुई, और कैसा उमर साहब से इनका कनेक्शन रहा। तो मीरा गथानिया, शुरुआत हम आप ही से करना चाहेंगे कि आपके बेटे ने भी इस्लाम कबूल किया, उमर साहब से उनका ताल्लुक था, उसके बाद आपका भी ताल्लुक रहा, तो कैसे उनसे आपका ताल्लुक हुआ, क्या मामला था। एक्चुअली मेरा जो बेटा है रमन गथानिया, जो जिसके ने मुझे इस्लाम के बारे में बताया, कोई मद्देनजर रखते हुए रिलीजन को हमेशा साइंस से जोड़ता था, और साइंस से जोड़ा उसने, और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा इस पे फिलॉसफी की बुक्स पढ़ी, और उसने इस पे रिसर्च किया कि धर्म क्या है। इन द लाइट ऑफ काफ़ी रिसर्च करना स्टार्ट किया, और रिसर्च से जब पता चला कि वो हमेशा कहता था व्हाट इज, मतलब ट्रुथ क्या है, व्हाट इज गॉड। तो जब उसने काफ़ी रिसर्च किया, बुक्स पढ़ी, स्पिरिचुअल की बुक्स, सारी सारी स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ी, तो उसे लगा कि हाँ, इस्लाम इज़ द ट्रुथ। तो तब जॉब करता था, और जॉब में ही उसका एक कुलीग था जो कि बॉर्न मुस्लिम था, और उसने उससे बात की इस बारे में कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसने कहा कुछ भी पता नहीं है। तो वो उमर गौतम सर के पास लेके गया, तो उन्होंने, सर ने ये तुम्हारा उससे बातचीत की, बुक्स दे के उसको कहा और बुक बाद आप फिर पढ़ो, उसके बाद में इस पे वो करना। तो मेरे बेटे ने वो बुक्स पे भी पढ़ने के बाद के पास, तो सर ने उसे वापस दोबारा घर वापस भेज दिया। मम्मी ऐसे ऐसे मैं इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को नहीं लगा कि तुम सही रास्ते पे हो, कहीं तुम्हारा नहीं है, पर मुझे पे है। फिर उसने फिर सर के पास गया, तो सर ने कहा पहले मैं आपकी मम्मी, आपके परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो सर हमारे घर आए मिलने के लिए मेरे से, और उन्होंने मिलके मेरे को कहा कि आपको पता है आपका बेटा है वो इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहता, वो मेरे
ये आपकी बात मुझे आवाज बहुत नहीं आ रही, जरा देख। कि वो मेरे पास आए, मुझे बताया, मतलब बीइंग अ मदर उन्होंने मेरे को कि मेरा जो आता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से बातचीत की तो मुझे उनकी बात की वजह मीरा जी, से आपकी आवाज बहुत कट रही थोड़ी है, सी नेटवर्क आप में प्रॉब्लम है, तो दोबारा हम आपसे इस बात पूरी आपकी सुनेंगे। इस हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, एमआईएम के सदर हैं। और कलीमुल हफीज साहब, मीरा जी, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है। तो कलीमुल हफीज साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों और किस बुनियाद पर उमर गौतम साहब गिरफ्तार किया गया, उनका कसूर क्या है? देखिए, ये कसूर तो सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं, और सच्चाई ये कि जिस शख्स ने जहर उगला, जिस शख्स ने पूरे आलम इस्लाम और 200 करोड़ लोगों की दिल आज़ारी की, सरस्वती नरसिंहानंद ने, यानी गुस्ताखे रसूल ने, उसको अगर कोई शख्स समझाने गया या बताने गया, बजाय इसकी कि उसको इनाम मिलता, उसको सज़ा मिल रही है। यूपी पुलिस ने उस शख्स को तो गिरफ्तार नहीं किया जो सरेआम गुनाह कर रहा है, सरेआम वो एक ऐसी नफरत फैला रहा है जो जो इंसानियत के भी खिलाफ है, और ख़ास तौर से मुस्लिम जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो उनकी तो आज़ारी है। उसके खिलाफ तो यूपी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, यूपी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके खिलाफ कई सारी एफआईआर हुई, दिल्ली में हुई, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग जगह पे हुई, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही है। कोरोना में जो बदहाल सूरत रही और जिस तरह से लाशें गंगा के किनारे लोग दफना करके चले गए और जो मीडिया ने दिखाई, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार का की इमेज बहुत ख़राब हुई, और उसमें मरकज़ी हुकूमत की भी इमेज ख़राब हुई। फिर उसके बाद जो सूबाई हुकूमत है योगी साहब की, उसमें सिर्फ फुटबॉल होने लगी और एक एक दूसरे के लिए नीचे दिखाने की कोशिश होने लगी, और वो बहुत सारा इंतजार चला जो आपके और हमारे सबके नॉलेज में है। तो ये सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मुद्दा ले आया जाए, क्योंकि पहले तो वो पाकिस्तान ले आते थे या कुछ और मुसलमानों से रिलेटेड ले आते थे, अब वो पाकिस्तान पे भी वो फंस गए हैं और बैकडोर से वो बाकायदा बातें कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। चाइना का भी दबाव है और अमेरिका का भी दबाव है, और अब मोदी साहब का जो 56 इंच का सीना था वो भी बहुत सिकुड़ गया है, और वो अब हर तरह की लव लेटर भी लिखे जा रहे हैं, तो वो मुद्दा उनके हाथ से चला गया। कोरोना महामारी में वो एक्सपोज हो गए, इलेक्शन सर पर है, ऑलरेडी योगी जी ने मोदी जी को मानने से इनकार कर दिया, और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अपनी वेबसाइट से भी उनका नाम निकाल दिया, उनका फोटो निकाल दिया। तो ये सब जो बातें हुई, तो अब उन्हें कोई नई चीज लानी थी ऐसी कि जो हिंदुस्तान की और खासतौर से जो हिंदी बेल्ट है और उत्तर प्रदेश का जो जो बेल्ट है, उस वहां पे ये बात लाई जाए कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम एक नैरेटिव गढ़ा जाए और समाज को बांटा जाए और ध्रुवीकरण किया जाए, पोलराइज किया जाए। तो उसके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट हमेशा मुसलमान रहे हैं, और वो मुसलमान इस मर्तबा भी है। मैं उमर गौतम साहब को चूंकि जानता हूँ, और वो निहायती शरीफ नफ्स इंसान है, वो कोई काम कानून के बाहर नहीं करते। दूसरी बात ये है कि उनके मिजाज में बहुत नरमी है। खुद वो उन्होंने जब इस्लाम मजहब कबूल किया तो खूब सोच समझ के किया, और वो सब बारीकियों को समझते हैं। तो ना तो वो उनका मिजाज ऐसा है, ना उनका ऐसा कोई काम है जो छुप के करते हो, वो तो सबके सामने करते हैं, पूरा बाकायदे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। तीसरा, वो कभी किसी की दिल आजारी तो सोच भी नहीं सकते, जबरन तो बहुत बड़ी बात, वो दिल आजारी वाले आदमी भी नहीं। तो मैं सिर्फ इतना ही समझता हूं कि ये पूरा एक मुद्दा सियासी मुद्दा है, सिर्फ एक नरेटिव क्रिएट करने के लिए। एक गोदी मीडिया को जो मटेरियल नहीं मिल रहा था, मसाला नहीं मिल रहा था, वो मसाला मिल गया। वरना जिस मुल्क में किसी भी मजहब, किसी भी शहरी को किसी भी मजहब के मानने की, उस पर अमल करने की और उसकी इशाअत, उसकी यानी प्रचार और प्रसार की आज़ादी जब कानून देता हो, तो उस पर किस तरह का जुर्म लगा सकते हैं आप?
हाँ, ये एक अलग बात है कि कोई शख्स अगर कोई जबरन कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, तो उस जबरिया या जुल्म या इस तरह का कोई जबरदस्ती कोई काम करने का दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है मौलाना उमर गौतम साहब से। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये एक सियासी हथकंडा, एक सियासी चाल है और इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे साथ हैं साकिब साहब, पीएफआई के सेक्रेटरी हैं। साकिब साहब, आपको क्या लगता है, जैसा कि कलीम साहब कह रहे हैं कि ये योगी जी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत को हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया गया है? देखिए, बीजेपी पॉलिटिक्स में इंडिया में कैसे आई? बीजेपी पॉलिटिक्स में अपने विचार को लाकर, लोगों को कन्विंस करके, लोगों को सर्विसेज देकर, लोगों का दिल जीतकर, ऐसा कुछ नहीं आई बीजेपी जो है हर मामले को हिंदू मुस्लिम बनाकर आई। इंडिया के हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के बारे में एक नफरत डालकर वो हिंदुओं का वोट को कंसोलिडेट करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। वो उनसे उम्मीद, दिस शुड नॉट बी सरप्राइज टू अस, ये हमें सरप्राइज रहेगा तो हम गलत है। दिस शुड नॉट बी सरप्राइज टू अस, इट इज समथिंग वेरी क्या, इट इज नॉर्मल। ये ऐसे ही ये लोग आए, इनकी तारीख क्या है, ये लोग कहां से आए? ये लोग दंगे फसादात किए, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स किए, हिंदू मुसलमान को लड़ाते जो है कभी सीएम बने, कभी पीएम बने, अभी जो है सब कुर्सियों में जाकर बैठे। ये हकीकत है। अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के लिए कुछ करना ही है, इलेक्शन के लिए कुछ हिंदू मुस्लिम करना ही है, उसके लिए कुछ मिल गया है, वो है मामूला। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आगे रेस करना जो बोल के जो सोच रहा था, वो कुछ और पॉइंट है। ये जो केस है अभी एक 15-20 दिन के लिए चलाएंगे, 2-4 झूठे जो है इल्जामात लगाएंगे, लगाकर जो है एक लंबा एक चलेगा, चलने के बाद दूसरे लोगों के साथ जो हुआ वही जो मामला इनके साथ होगा। 1-2 साल जो है इनको ऐसे ही ये करके बाद में एक वो मीडिया के कोई कोने से वो बात ही निकल जाएगी, बाद में वो इनोसेंट बोल के प्रूव होंगे। ये इंडिया की तारीख में कोई नई बात नहीं है, 70 साल से यही चल रहा है। इट शुड नॉट बी ए सरप्राइज टू अस एट ऑल। जाकिर नाइक के साथ क्या हुआ, दूसरे जो बच्चे लोग जो जेलों में जो डालकर सालों जो उधर उनकी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर दिया, उनके साथ क्या हुआ। ये भारत देश में कोई नई कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। पॉलिटिकल पार्टीज इसी को रख के, सेकुलर पार्टीज मुसलमानों को डराए, बीजेपी जो है इसी को रखकर हिंदुओं को डरा के हिंदू इंडिया में जो है एक पॉलिटिक्स ऑफ फियर जो है, खौफ की सियासत जो है ये चलती है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है तबरेज साहब, हिंदुओं को क्या बोल के ये लोग डराते हैं? देखो, ऐसे मुस्लिम जो संगठन जो काम करते हैं, ये जो संस्थाएं काम करते हैं, पूरे हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। योगी, मोदी, ये जो आपके मसीहा है, ये लोग बच के रहेंगे तो आप हिंदू रहेंगे, वरना आप हिंदू नहीं रहेंगे। आपको बचाना है तो आप हमको वोट करना है। आप जो है वैक्सीन नहीं पूछो, आप जो है हमारे पास आकर गंगा में जो लाशें सड़ रहे थे उसके बारे में मत पूछो, आप जो है ऑक्सीजन नहीं मिला वो मत पूछो। आपको हिंदू बन के जीना है तो आपके मुहाफिज और आपके मसीहा को जिताना है। तो ये पॉलिटिक्स चलेगी और इसमें इनको वोट भी मिलता है, ये ऐसे ही पावर में आए। नहीं तो ये पॉलिटिक्स नहीं रहता तो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं वडोदरा में या कुछ चाय बेच लेके रहते और हमारे होम मिनिस्टर कुछ कपड़े का दुकान चला लेके रहते। क्या रहता था? ये सब पॉलिटिक्स साकिब, तो इसका हल क्या है? बार बार गिरफ्तारियां हो जाती है, कभी यूएपीए लगा देते हैं, कभी एनएसए लगा देते हैं, झूठे इल्जामात के तहत लगाए जाते हैं, मुसलमानों में डर खौफ पैदा कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, भारत देश में ये जो जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये जुल्म के बारे में ऐसा नहीं कोई मुस्लिम तंजीम नहीं जानती, ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जानती, ऐसा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। मगर इसका हल क्या बोलकर जो चर्चा होता है, जो दिमाग डालते हैं, जो फील्ड में ग्रास रूट में उतर के काम करते हैं, तो उस वक्त पर सब जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सब कंफ्यूज होकर खुद को कन्विंस भी कर लेते हैं। कोई तंजीम कहती है देखो भाई हमारे बच्चे जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स नहीं है, हमारे बच्चे जो है पढ़े लिखे नहीं है, उनको हम लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बना देंगे, उनको पढ़ा लिखा कर डेवलप कर देंगे तो हमारा पूरा मसला हल हो जाएगा। कोई तंजीम कहती है कि देखो भाई हम जो है अल्लाह से दुआ ही नहीं करते हैं, अब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ करेंगे तो रब्बुल आलमीन हमारा जो मसला है, रहमान हमारे मसले हल कर देगा। कोई आकर कहते हैं देखो भाई हम इलेक्शन में लड़ेंगे, लड़कर हम 50 एमपी बना देंगे
तो हमारे मसले सब हल हो जाएंगे। और बहुत सारे इस्लामी तंजीमों का क्या प्रॉब्लम है वो भी बोलता हूं मैं। इस्लामी तंजीम क्या करते हैं, हमारे मसलों का हल जो है इस्लामी दावा है, इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की दावत दो। जाकर इस्लाम जो है मिस रिप्रेजेंट हो गया, मिस प्रेजेंट हो गया, रॉन्गली इंटरप्रेट हो गया, उसको राइटली जाकर प्रेजेंट करो। जाकिर नायक का मामला क्या हुआ, अभी जो हमारे साथ जो अभी जो केस जो चल रहा है जिसका आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये मामला ऐसा है। हकीकत में ये सब काम होना है, पॉलिटिक्स में भी हमें आना है, हमारे बच्चों को आईएएस आईपीएस भी हमें बनाना है, हम जो है अल्लाह से दुआ भी करना है, हम जो है हर एक काम को करना है। इसको ये सब्स्टिट्यूट इसका सॉल्यूशन नहीं है, मगर ये चीज को करना ही पड़ेगा। आरएसएस की तरफ से जो अन्याय हो रहा है उसके लिए न्याय की लड़ाई हर एक को लड़ना पड़ेगा, न्याय की लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट्स विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम, अल्टरनेट्स विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हम जो है इस्लाम की दावत दे देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, इस्लाम की दावत देंगे तो मसले आएंगे। आप पॉलिटिक्स में आएंगे तो आपके मसले 100 आएंगे। आप डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाकर आईएएस आईपीएस बनाएंगे तो जो है यूपीएससी जिहाद बोलकर उसको ब्रांडिंग करेंगे, ये सब होते रहेगा। तो आपके दिल और दिमाग में, आपके नौजवानों में त्याग देने का सोच को डेवलप करना पड़ेगा, हिम्मत वाली सोच को डेवलप करना पड़ेगा। आपके लिए जाकर कोई राहुल गांधी लड़ेगा, आपके लिए जाकर कोई अखिलेश यादव लड़ेगा बोलकर उम्मीद रखकर बैठेंगे तो ये होने वाला नहीं है। याद रखो, आपके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैं कंप्लीट कर देता हूं मेरे पॉइंट को, जी बिल्कुल, मैं कंप्लीट कर देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एंड में आ रहा हूं मेरे पॉइंट को। मुस्लिम नौजवानों में, मुस्लिम लीडरशिप में यह बात को मान के चलना पड़ेगा, अरे भाई जेल जाना है इस कौम के लिए, इस कौम की जो संवैधानिक हुकूक है उसको पाने के लिए जेल जाना है तो 2 साल जेल जाना पड़ेगा, 3 साल जेल जाना पड़ेगा। उसके लिए ये कौम के नौजवानों को, हिम्मत वालों को आप तैयार करना पड़ेगा। ये कौम में चंद लोगों को जो है प्रोटेस्ट करते करते उधर जान कुर्बान होना है तो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को पाने के लिए जे कुर्बानी देने के लिए नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपके मसले हल हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा जमाना आ ही नहीं सकता। कलीमुल हफीज साहब, जिस तरीके से अभी उमर साहब को गिरफ्तार किया गया, मीडिया में जो खबरें चल रही है, आप भी कलीमुल हफीज साहब से करीब रहे, आपको क्या लगता है, क्या ये सब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? बताया जा रहा है आईएसआई से उनका लिंक है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान से फंडिंग होती थी, बाहर के मुल्कों से फंडिंग होती थी और वो जबरदस्ती लोगों का मजहब तब्दील कराते थे। नोएडा के स्कूल का दावा किया गया कि उस स्कूल में जा करके वहां के बच्चों को वो भड़काते थे। देखिए, अभी तक हमारे सामने सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं जिसमें पुलिस ने अलग अलग तरह के चार्जेस लगाए, अलग अलग स्टोरी बनाई और वो स्टोरी फिर मीडिया में चलाई और मीडिया में चला के उनका पर्पस सर्व हो गया। उसके बाद फिर उनको जेलों में डाल दिया गया और उनका ट्रायल चलता रहा। बाद में फिर वो इनोसेंट होकर बरी हुए। इसमें भी वही है, उनके ना वो, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई उनका ऐसा गुनाह है, कोई उन्होंने ऐसा गुनाह किया होगा। बाकी तो पुलिस का रेट हमारे यहाँ इतना ख़राब है, जब पुलिस जो भी चार्जेस लगाती है वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाती। सिर्फ हमारी खता अपनी ये है, खासतौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी की खता ये है कि हमारे यहाँ पे लीगल फ्रंट पे अभी और एक्टिव होने की ज़रूरत है। उतने एक्टिव नहीं है जितना हमें होना है। ये लोग हमें बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह जब चाहते हैं जब किसी भी केस में फंसा के और उसमें बंद कर देते हैं। और इससे ये भी मैं बता दूं आपको कि इससे बीजेपी और कांग्रेस में भी कोई फर्क नहीं है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी वो भी यही करती थी, जब यूपीए की हुकूमत थी, जब चिदम्बरम साहब थे होम मिनिस्टर, तब भी हम यूएपीए के खिलाफ अपने तमाम तरह मुजाहरे किया करते थे। तो ये सब सरकारों के जमाने में जो लोग गिरफ्तार हुए तो उनमें से कई अभी रिहा हुए हैं, जो कांग्रेस के दौर में। जी हाँ, तो ये सारी सरकारों का एक ही मोडस ऑपरेंडी है। आप इनके लिए सॉफ्ट टारगेट हैं और जब चाहते हैं, जब जरूरत इनको होती है और नैरेटिव अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मीडिया को या आपको इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये बात कि हमें हर तरह से इस बात को आगे आके मीडिया पे आके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम मज़ाहिब, तमाम मजहबी तंजीमों को या समाजी तंजीमों को आगे आके इसको डिनाई करना होगा, इसको डिफेंड करना होगा। वैसे तो देखिए, जो वो काम करते हैं गौतम साहब, वो काम जो बाहर इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा अच्छा वो जेल में कर ले, क्योंकि वो तो एक अल्लाह की तरफ से उन्हें इनायत है कि वो देखिए, जो आदमी सच बात बोलता है या अच्छी बात बोलता है वो तो जहां पे भी जाएगा वहां बोलेगा। और जब लोग उससे मानूस होते हैं तो वो मानूस अंदर जाके भी होंगे लोग।
तो वो जो उस मकसद में तो वो खैर कामयाब नहीं होंगे, चूंकि उमर गौतम साहब या काजी जहांगीर साहब दोनों लोग जो हैं वो बहुत ही निहायत शरीफ लोग हैं, और ये पुलिस ने बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाकर उनको बंद किया है। हाँ, ये जरूर है कि अब कम्युनिटी को जाग जाना चाहिए कि आखिर ये कब तक। अभी त्रिपुरा में लिंचिंग हुई, 3 लोगों को सिर्फ गाय के तस्करी के मामूली से इल्जाम में 3 लोगों को पब्लिक ने मार दिया, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को ये सोचना होगा कि इस पिछले 7 साल में जो हिंदुस्तान ने अपनी इज्जत खोई है, जो पिछले 70 साल में जितनी बनाई थी वो सब मिट्टी में मिला दी इन लोगों ने। ये समझ रहे हैं कि दुनिया नहीं देख रही है, दुनिया बिल्कुल देख रही है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, मीडिया इतना फास्ट है, और सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर हो जाती है। तो हिंदुस्तान की छवि लगातार खराब हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क की छवि को बचाएं, उसको संभाल के रखें, और अगर उसको संभाल के रखना है तो उन्होंने इस तरह के जो जुल्म हो रहे हैं, खासतौर से माइनॉरिटीज पे जब जुल्म होता है किसी मुल्क में, तो उस मुल्क के बारे में लोगों की अच्छी राय नहीं बनती। तो इस वक्त भी हिंदुस्तान की न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हिंदुस्तान की छवि बहुत खराब हो रही है, और ये इतना बड़ा नुकसान है कि इन नादानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शायद हो सकता है कि ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इन्हें कुछ फायदा हो जाए, लेकिन इससे नुकसान 100 गुना बड़ा हो चुका है। और ये जितना देर करेंगे इंसाफ देने में, जितना देर करेंगे इस तरह के जालिमाना हरकत को रोकने में, उतना ही इस मुल्क का नुकसान होता रहेगा। अब चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का नुकसान भी हमारा है, तो हम तो दोनों तरफ से पिट रहे हैं। मुल्क की भी छवि खराब हो रही है, हमारा जो जो अकलियती जो तबका है वो भी बेचारा खौफ में जा रहा है, और जो जो बाकायदा जो साहब जेल में जाते हैं या जिनको जो निशाना बनाया जाता है, वो उनका तो जिंदगी पे जो गुजरती है वो गुजरती है। तो हम आपकी इस डिबेट के ताल्लुक के तवस्सुस से ये बात आम आवाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि अब इलेक्शन में 1 साल भी नहीं बचा उत्तर प्रदेश के, अभी इस तरह के बहुत सारे हालात आपके सामने आएंगे। अब वक्त आ गया है कि आप लोग होश में आ जाएं, आप लोग मुत्तहद हो जाएं, और हर जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो जाएं, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, अभी भी ये एक आइन से चलता है, और उस आइन में हमें मजहब के मानने की आजादी है, मजहब पे अमल करने की आजादी है, और मजहब की इशाअत और यानी जिसे प्रचार और प्रसार कहते हैं उसकी आजादी है। तो अगर कोई शख्स कर भी रहा था तो कोई गुनाह नहीं है। वो अगर प्यार से मोहब्बत से अपने धर्म के बारे में किसी को बता रहा है और लोग उसकी बात को अच्छा समझ के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें गुनाह क्या है। और आप देखना जब ये कोर्ट में जब जाएगा तो पहली हियरिंग में ये गिर जाएगा। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये जमानत भी कुछ ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। अगर उन्होंने जो है वो यूएपीए या एनएसए, जैसे आज खबर आ रही है कि शायद योगी उन पे एनएसए ना लगा दे, अगर इस तरह की उन पे दफा नहीं लगाई गई तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएंगे, और ये सब लोग रुस्वा होंगे। इन्होंने जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये लोग रुस्वा होने वाले। बहुत सही कहा आपने कि दूसरी बात है कि जो मजहब में कोई जबरन नहीं किया जाता है, मजहब कोई ये नहीं है कि जैसे जैसे चाहो कर लो। हमारे साथ खुद मौजूद है मीरा गठानिया। इन्होंने शुरू में कहा कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ, उनकी मुलाकात हुई तो मेरे घर आए कहने के लिए कि आपका बेटा मेरे पास आया है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, और फिर आगे इनकी बात भी कट गई थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मीरा गठानिया जी, आप सुन रही है अगर मेरी बात को, तो दोबारा से आप बताइए कैसे हुआ था, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। मीरा गठानिया जी। अच्छा करीम हाफिज साहब, बात एनएसए की आई है। योगी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इन पर एनएसए लगना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए जितने लोग इस तरह कर रहे हैं। क्या आपको लगता है किस तरीके से जो और भी जो लोग इस तरह के इदारे हैं या काम कर रहे हैं, भाईचारा का काम कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? एक तरीके से एक लंबा सिलसिला चलेगा? नहीं, देखिए, एक्शन तो योगी साहब को जरूर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे शख्स के खिलाफ लेना चाहिए जो इससे 100 गुना बड़ा जुर्म कर रहा है। स्वामी नरसिंहानंद जो है, वो यति नरसिंहानंद जिनका नाम है, जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो ये जो बेचारे जो उस केस में कहीं दूर दूर तक भी इनका कोई शामिल हाल नहीं है, ना इनका कोई रिलेशन है, इनके खिलाफ वो बड़े सख्त तेवर दिखा रहे हैं। तो देखिए, योगी साहब भी ये बात समझ लें कि जब जुल्म इंतहा से बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है, और हमेशा कोई नहीं रहा। आज योगी जी हुकूमत में है, कल नहीं होंगे, और फिर हम देखेंगे। चूंकि ये मुल्क तो जैसे मैंने पहले कहा कि कानून से चलता है, कानून में जिस चीज की इजाजत है उसको आप जुर्म कैसे साबित कर सकते हैं?
और पुलिस का इन्हीं लोगों ने पुलिस का इतना मोरल डाउन कर दिया है कि ये पुलिस पहले तो इनके कहने से इन पे चार्जेस लगाती है, उसके बाद कोर्ट की फटकार खाती है, फिर बाद में मीडिया में एक बड़ी खबर छपती है कि साहब वो बाइज्जत बरी हो गए, अब बताइए इनके 10 साल या 20 साल या 5 साल जो बर्बाद हुए जेलों के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन? तब भी जो मलामत होती है, गलानी होती है, वो पुलिस वालों को ही होती है। तो ये अब वक्त आ गया है, पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपने आकाओं के इशारे पे हद ना पार करें, जुल्म की इंतहा न करें और ऐसे मासूमों को न फंसाएं जिनकी वजह से ना तो उनकी दुनिया अच्छी रहेगी, मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, जो लोग इसमें शामिल होते हैं, ना तो उनकी दुनिया अच्छी रहेगी और ना उन्हें मरने के बाद शांति मिलेगी, क्योंकि जुल्म तो जुल्म है, आखिर वो लोग भी तो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साकिब साहब, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में जिस तरीके से बार बार इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं, अभी आपने सोल्यूशन भी बताया कि सबको तैयार रहना चाहिए आरएसएस के जुल्म का मुकाबला करने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें करके और आप भड़का रहे हैं युवाओं को और आगे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और जेल उन्हें जाना पड़ेगा? पिछले दिनों सीए के नाम पर मतलब बड़ी तादाद में मुसलमानों को जेल में बंद किया गया और कहीं ना कहीं लगा रहता है, और पुलिस का जो रवैया रहता है वो बड़ा खराब रहता है। पुलिस के रवैये से कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, हमारे देश में एक आरएसएस अलग है, देश का सिस्टम अलग है। जी। यू हैव टू स्प्लिट एंड अंडरस्टैंड। आरएसएस इंडिया नहीं है, आरएसएस एक फासीवादी संगठन है। आरएसएस का आपको जो है हर तरीके से मुकाबला करना पड़ेगा, न्याय की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। जिसकी हैसियत जबान से है तो जबान से मुकाबला करेगा, जिसकी हैसियत कम से कम दुआ से है वो दुआ से मुकाबला करेगा, जिसकी हैसियत जो है वो मस्जिद तोड़ने आएगा या वो जो है कोई बहन बेटी को मारने आएगा, कुछ कोई मौलाना को मारने आएगा या कुछ भी दंगे फसाद करेगा, उसको हाथ से रोकेंगे, हम पुलिस की मदद लेंगे। इसके लिए हम लोग को तैयार होकर रहना है, ठीक है। दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इसमें जो है बहुत पावरफुल हो गई आरएसएस। ये लोग हिंदुस्तान के सिस्टम में जाकर घुस गए, ये लोग जो है सिस्टम का गलत प्रयोग करके आप पे नाइंसाफी से आपको जेलों में डालेंगे, आपको जो है झूठे मुकदमे डालेंगे, मीडिया का इस्तेमाल करके आपको डराएंगे, भड़काएंगे। उस वक्त पर डरना नहीं, उस वक्त पर घबरा के भागना नहीं, उस वक्त पर जो है कमजोर होकर हम जो है आईएएस आईपीएस बनाएंगे, हम जो है नमाज पढ़ेंगे, हम जो है पॉलिटिक्स करेंगे, हम वो करेंगे, ये क्या करने से कुछ नहीं होने वाला है। हिम्मत के वक्त पर हिम्मत ही सोल्यूशन है, कॉन्फिडेंस के वक्त पर कॉन्फिडेंस ही सोल्यूशन है, त्याग के वक्त पर त्याग ही सोल्यूशन है। अल्टरनेट्स एंड सब्स्टिट्यूट शुड नॉट वर्क। लेट मी कंप्लीट, ठीक है। अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट से आपका मसाला होने वाला नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू दिस प्रॉब्लम, ये भी जो है देखो, ये ऐसा थोड़े दिन चलेगा। इसमें क्या होता है, आरएसएस की एक मशीनरी पैरेलल काम करती है, समझो। इंडिया की सबसे स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो पैरेलल काम करती है। अभी यूपी में गांव गांव में गली गली में आरएसएस के शाखाओं में क्या क्लास चलता रहेगा मालूम है? देखो कैसे एक मौलाना को उठाकर हमारा योगी जी अंदर डाला, जिस मौलाना जिस लोगों की वजह से पूरे हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाले थे उसको उठाकर अंदर डाला। तो वैसे योगी को आप जिताएंगे नहीं जिताएंगे, वैसे योगी को आप लाएंगे या नहीं लाएंगे? तो ये मशीनरी ऐसा चलती है। तो ये मशीनरी का मुकाबला आपको करना पड़ेगा और करके ही आपके संवैधानिक हुकूक को आप पाना है। आप जाकर संविधान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप जाकर कानून के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप जो है कानून की हिफाजत को लेकर, आप संविधान की मदद को लेकर, संविधान के साथ खड़कर आप जो है इस अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, आपको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो भी आप जेल को जाना ही है। ये लोग कुछ जाकर आरएसएस के खिलाफ लड़कर अभी जेल नहीं जा रहे हैं। जाकिर नायक साहब जो है इनके आरएसएस के खिलाफ बात करके इंडिया से बाहर जाना नहीं पड़ा कि क्या क्या वजह से गए? अब तक जेलों में जो लोग गए क्या पूरे पूरे बड़े बड़े एहतजाज करके गए क्या? चुप चुप जाकर कितने की लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गए। तो जेल जाना ही प्रॉब्लम बोलकर आप डर के रहेंगे, यही लाठी को इस्तेमाल करके आपको डराया जाएगा। यह कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार होना है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। आने वाले दिन कठिन रहेंगे, आने वाले दिन मुश्किल रहेंगे, इसमें दो बात नहीं है। ओके, बहुत शुक्रिया। आप खत्म करेंगे सिलसिला। कलीम साहब, आप क्या कह रहे हैं जो साकिब साहब कह रहे हैं, हल बता रहे हैं कैसे मुकाबला करना है हालात का? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि हमारा जख्म का इलाज हमें खुद करना होगा और खुद करने के लिए हिंदुस्तान का खूबसूरत आइन मौजूद है। अभी हिंदुस्तान में जमहूरियत बाकी है। हमें हर लिहाज से, यानी सियासी एतबार से, समाजी एतबार से
और कानूनी एतबार से इस लड़ाई को लड़ना होगा और घबराने की जरूरत नहीं है। मुकाबला तो करना ही होगा। अगर हम लोग मुकाबला नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। रही बात जुल्म की, तो देखिए योगी जी ने जुल्म के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने CA/NRC में बहुत जुल्म किया, उन्होंने कोरोना में बहुत जुल्म किया, उन्होंने ऑक्सीजन बताने वाले पे जुल्म किया। ये तो खैर मामूली सा केस है, इस केस में ज्यादा कुछ नहीं है अगर उन्होंने खतरनाक दफाएं नहीं लगाई तब। लेकिन ये एक इशारा है इस कम्युनिटी के लिए कि अब आप जाग जाइए, अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। जब तक आप पॉलिटिकली मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक आपका हल निकलने वाला नहीं है। और आप इस गलती से, इस गलतफहमी से भी बाहर आ जाइए कि आपका हल कोई अखिलेश या राहुल या लालू या ममता के पास है। आपको अपने जख्मों का इलाज खुद करना होगा। अब कैसे करना होगा इसके लिए आप खुद समझदार हैं और पिछले 70-75 साल की जिंदगी आपके सामने है। इसको सामने रखिए और इस केस को आप नजीर बनाइए कि जब एक शरीफ इंसान का नंबर आ सकता है तो जो लोग अपने हुजरों में, अपने ऑफिस में और उसमें आराम से बैठे हुए हैं, वो ये ना समझे कि उनका नंबर नहीं आएगा, उनका भी नंबर आने ही वाला है। लिहाजा इसी मुद्दे को लेकर सब लोग खड़े हो जाएं और बाकायदा हर एतबार से इसको मीडिया में, कानूनी अदालतों में या सियासी एतबार से इसको उठाएं। और जरूर हिंदुस्तान का कानून इतना अच्छा है कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द होगा और इंसाफ जरूर मिलेगा। थोड़ा सा देर से मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा और इन लोगों का, इस तरह के लोगों का मुंह काला। बहुत शुक्रिया। सातों साहब कुछ कहना चाहेंगे आखिरी कमेंट के तौर पर? कमेंट इतना ही है, आज मीडिया पर जिस तरीके से शिकंजे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो चल रहा है, आने वाले दिन में ऐसा हम मीडिया में भी बैठकर बात नहीं कर सकते। आने वाले दिन, क्योंकि 100 साल RSS काम करके पावर में आई है, मालूम है इस बार मोदी जी गए तो बहुत मुश्किल है उनका भी फिर से पावर में आना, तो उतना आसानी से पावर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हम अलग अलग तंजीमों को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, अपना अपना मुद्दा ही मेरा बड़ा मुद्दा है, वही मुद्दा सबका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये छोड़कर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर हम लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना हम जो है बहुत कठिन जमाने में अंदर जाते रहेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया। आज के ये बातचीत हम यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे अफसोस रहा कि मिरानिया गठानिया के बाद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सकी सामने, लेकिन हम अपने नाज़रीन को उनसे बातचीत करके अलग से जरूर बताएंगे कि कैसे उनकी कहानी है। और एक अच्छी मिसाल थी सामने के, उनसे इजाजत ली गई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं और लोगों की अपनी मर्जी शामिल थी। फिलहाल आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल थे कलीमुल हफीज साहब, आप तज्ज़िया-निगार हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर हैं। हमारे साथ शरीक रहे हैं जनाब मोहम्मद सातुर साहब, आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, कुछ और शख्सियात के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आप सभी लोगों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया।